एवरीवन। तो आप सभी पढ़ने वाले, नहीं पढ़ने वाले और विशेषकर जो केवल यहाँ सिर्फ झांकने आए हैं, तो उन सभी कैटेगरी के लोगों का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म यानी कि हल्लाबल केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल, भस्म तथा लवण का वीडियो लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस के बारे में। बेस, तो बेस को हम हिंदी में कहते हैं भस्म। बेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं साहब? भस्म, या इसे हम क्षार भी कहते हैं, भस्म या क्षार। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये भस्म और क्षार एक ही चीज है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? बेस के बारे में, यानी भस्म या क्षार के बारे में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एसिड के बारे में यानी कि हम लोगों ने अम्ल के बारे में स्टडी कर ली थी। हम लोगों ने जाना था कि अम्ल क्या है यानी एसिड क्या है, एसिड शब्द की उत्पत्ति कौन से वर्ड से हुई, ये कौन से वर्ड से मिलकर बना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में हमने जाना कि आखिर एसिड को कौन कौन से आधार पे क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रिपरेशन ऑफ एसिड यानी कि एसिड को हम कौन कौन से केमिकल मेथड्स के थ्रू हम लोग इसको लैब में तैयार करते हैं। तो चलिए अब हम लोग वो सब सारी चीजें बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेस के बारे में जानने से पहले हम इसको एसिड के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज है, उसके क्या फिजिकल गुण है, भौतिक गुण है, उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चों? बेस के साथ। तो हमें पता चल जाएगा, अगर जिन बच्चों ने एसिड को नहीं पढ़ा, एसिड के बारे में जो नहीं जानते हो, तो उन्हें पता चल जाएगा कि एसिड क्या है, साथ ही साथ उन्हें बेस के बारे में भी पता चल जाएगा। तो चलिए अब मान लिया जाए सबसे पहले अब दो अलग अलग सब्सटेंस दे रखे हैं आपको, यानी दो अलग अलग पदार्थ दे दिया, कोई केमिकल दे दिया आपको, दो अलग अलग कंपाउंड दे दिया गया, ठीक है। अब एक कंपाउंड हमारा एसिड है और दूसरा कंपाउंड हमारा बेस है, यानी कि चलिए मान लिया जाए दो अलग अलग कंपाउंड, ठीक है। अब एक हमारा एसिड है और एक हमारा बेस, यानी कि एक हमारा अम्ल है और एक हमारा भस्म, ठीक है। एक अम्ल है साहब और एक भस्म है। अच्छा, तो अब बच्चों आपको कहा गया कि चलो भाई ये बताओ कि इसमें कौन सा पदार्थ एसिडिक नेचर का है और कौन सा बेसिक नेचर का है। तो आप किस प्रकार से इसे बताओगे? अब हम इसको डायरेक्ट ऐसे अंक से तो देख के बता नहीं सकते हैं भाई कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे टेस्ट करेंगे, यानी कि हम इसका क्या करेंगे, इसका हम स्वाद लेंगे, इसको चखेंगे, तो हमें पता चलेगा। तो जैसे हमने चखा तो हमारा जो पहला टेस्ट था वो क्या आया? खट्टा आया, खट्टा लगा हमें, यानी कि जो टेस्ट में सावर हो, सावर यानी खट्टा, तो वो क्या होता है? वो पदार्थ क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि जो सब्सटेंस, जो केमिकल हमें खाने में यानी टेस्ट करने के बाद हमें कैसा प्रतीत हो? खट्टा लगे, टेस्ट में कैसा हो? सावर हो, तो हम क्या समझेंगे कि वह पदार्थ या वह कंपाउंड को कौन से नेचर को शो कर रहा है? एसिडिक नेचर को, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति को वो दिखा रहा है। अब दूसरा जो है, दूसरा सब्सटेंस जब जैसे हमने टेस्ट किया तो उसका टेस्ट कैसा आया साहब? बिटर, यानी कि बिटर को हम कहते हैं हिंदी में कड़वा, यानी कि जो कंपाउंड या जो केमिकल हमें टेस्ट करने पर कैसा लगे? कड़वा लगे, बिटर लगे, तो हम क्या कह देंगे? वो कंपाउंड या वो केमिकल कौन सा नेचर शो कर रहा है साहब? बेसिक नेचर को शो कर रहा है, यानी वो भास्मिक नेचर का है, क्षारीय प्रवृत्ति का है। तो आप लोग चलिए समझ गए। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, यानी हम इसका क्या करेंगे? स्वाद लेंगे। तो अगर जो हमें खट्टा लगे तो हम समझ जाएंगे कि वो एसिडिक है, एसिड है। जो हमें कड़वा लगे समझ जाएंगे बेसिक नेचर का है, यानी वो बेस है। तो चलिए, तो बेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? कि ये कड़वा हो। अब एसिड को आप लोग छोड़ दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में इसके बारे में स्टडी कर ली है। तो स्पेशली मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ इन दोनों को, ताकि आप लोगों को समझने में और भी आसानी हो जाए। तो चलिए, अब जब हमने पहले पहचान लिया भाई एक खट्टा और एक कड़वा, तो समझ गए जो खट्टा है वो एसिड है, जो कड़वा है वो बेस है।
अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। यानी कि अगर हम उसे जैसे ही टेस्ट करेंगे तो हमारा स्किन जल जाएगा, हमारी टंग जल जाएगी, हमारी जीभ जल जाएगी। तो या बहुत खतरनाक केमिकल्स होते हैं इस प्रकार, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, तो वो बहुत ही खतरनाक एसिड है, एक तरह का डेंजरस, इट इज वेरी वेरी डेंजरस एसिड। तो इससे हमारी स्किन भी जल सकती है। तो इस तरह के एसिड को हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे एसिड को हम कैसे पहचानेंगे साहब ये कौन सा, मतलब ये एसिड है या नहीं है? तो इसके लिए आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने एक डिफिनेशन दिया था, और उस डिफिनेशन में उन्होंने क्या क्या कहा था कि एसिड वह सब्सटेंस है, यानी कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर यानी वाटर में डिसॉल्व होकर हमें H+ आयन देता हो। यानी कि एसिड वह कंपाउंड है जो, चलिए सपोज कीजिए हमने यहाँ पे HCl एसिड ले लिया, ठीक है, तो HCl क्या होगा, H2O में डिसॉल्व होकर के क्या करेगा, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, जो जल में घुलने के बाद H+ आयन देता हो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और अब बेस के लिए क्या कहा कि बेस वह सब्सटेंस है, यानी बेस वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर यानी कि जो वाटर में डिसॉल्व होकर क्या दे, जैसे हमने NaOH ये बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हमें क्या दे, OH- आयन दे, यानी कि जो हाइड्रोक्साइल आयन दे। OH- आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइल आयन, हाइड्रोक्साइल आयन। और H+ आयन को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, हाइड्रोनियम आयन। तो चलिए अब ये दूसरा हमारा हो गया तरीका। पहला क्या था, टेस्ट करके हम बता लेंगे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। दूसरा क्या है, हम इसको क्या करेंगे, लेबोरेटरी में जा करके हम क्या करेंगे, इसको वाटर में जो एसिडिक कंपाउंड होगा वो जल में घुलने के बाद आफ्टर डिसॉल्व इन वाटर को क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा, H+ आयन देगा। और जो बेसिक नेचर का जो होगा, यानी जो केमिकल जो बेसिक नेचर को शो करता होगा, वो क्या करेगा, आफ्टर डिसॉल्व इन वाटर यानी वाटर में घुलने के बाद वो OH- आयन देगा। तो हम समझ जाएंगे कि कोई ये एसिड है और ये बेस है। चलिए, तो ये दो मेथड्स हो गए। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका आप लोग जानते होंगे लिटमस पेपर। तो इसके बारे में खैर हम लोग पीएच स्केल यानी इंडिकेटर के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम उस समय इसकी बात करेंगे। अब छोड़िए, तो हम बेस के बारे में आते हैं। तो देखिए बेस क्या करेगा, जल में घुल करके OH- आयन देगा। लेकिन सारे के सारे बेस OH- आयन नहीं दे सकते हैं आफ्टर डिसॉल्व इन वाटर। यानी कि सारे बेस वाटर में जाने के बाद, वाटर में घुलने के बाद OH- आयन नहीं दे सकते हैं, जबकि ऑलमोस्ट सारे एसिड यानी लगभग सारे एसिड जो होते हैं वो जल में घुलने के बाद H+ आयन देंगे, बट सारे बेस OH- आयन नहीं दे सकते। तो इसके लिए क्या एग्जैक्ट डिफिनेशन होगा, चलिए अब बेस के लिए एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होना चाहिए उस हिसाब से कि ये हर कंडीशन में हमें क्या करे, सेटिस्फाई करे, यानी जो हर कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, तो उसके लिए बेस का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होना चाहिए। चलो देखो यार, तो बेस के लिए हम लिखेंगे द सब्सटेंस which reacts with acid and gives salt and water only। देखिए ये वनली, ये जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वनली। वनली यानी केवल। तो देखिए बेस क्या है, द सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद एसिड एंड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर ओनली। यानी कि वह पदार्थ जो एसिड के साथ रिएक्ट करके यानी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके, अभिक्रिया करके सॉल्ट और वाटर देता हो, यानी नमक और पानी देता हो, तो उस तरह का सब्सटेंस या उस तरह का पदार्थ क्या कहलाएगा,
बेस कहलाएगा, उसे हम क्षार कहेंगे या भस्म कहेंगे। तो देखिए ये केवल क्या देता हो, सॉल्ट और वाटर ही देता हो, इसके अलावा और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं देता हो, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब हम इसका एग्जांपल करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे मान लिया जाए हमने NaOH को लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने HCl ये एसिड के साथ रिएक्ट कराया, यहाँ पे ऊपर में हम लिख देते हैं बेस और यहाँ पे एसिड, यानी कि अम्ल और भस्म और अम्ल। तो ये दोनों अभिक्रिया करके प्रोडक्ट क्या दे रहा है, ये दे रहा है NaCl प्लस, या ऐसे लिख दो इसे H2O प्लस NaCl, यानी कि ये अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है और सॉल्ट दे रहा है, यानी सोडियम क्लोराइड। ये NaCl इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसे हम खाने के यानी नमक जो हम लोग यूज करते हैं खाने में, तो क्या होता है उसका केमिकल फार्मूला यही होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। खैर वो सब हम सॉल्ट में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बेस क्या है, अब अकॉर्डिंग टू मतलब कि जो वैसा डिफिनेशन जो हर कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उसके लिए बेस का एक एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है। हालांकि अलग अलग साइंटिस्टों ने बेस को अलग अलग तरह से डिफाइन किया है, तो ये वाला एक तरह से एग्जैक्ट माना जाता है। तो देखिए बेस क्या है, जो एसिड के साथ कंबाइन करके यानी एसिड के साथ रिएक्शन करके केवल वाटर और नमक देता हो, जो वाटर और क्या देता हो, सॉल्ट देता हो, नमक देता हो या लवण देता हो, ठीक है। चलिए अब हम अगला लेते हैं KOH, जैसे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर चलिए ये ले लेते हैं MgOH, मैग्नीशियम MgOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया, ठीक है। इसको H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने रिएक्ट कराया, तो अब ये प्रोडक्ट क्या देगा, ये दे देगा H2O प्लस MgCl2, क्या दे देगा साहब, H2O यानी वाटर दे देगा और मैग्नीशियम क्लोराइड दे देगा। अब हम अगला एसिड का अगला बेस लेते हैं, जैसे हमने ले लिया PbO, ठीक है, PbO लेड ऑक्साइड, इसको हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, या HCl ले लीजिए आप, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप। चलिए HCl हमने ले लिया, ठीक है। HCl के साथ हमने इसे रिएक्ट कराया, तो ये प्रोडक्ट क्या देगा, H2O प्लस PbCl2 प्लस Cl2 गैस, यानी क्लोरीन गैस भी ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। सॉरी यहाँ पे PbO2 होगा, हाँ। देखिए हमने लेड ऑक्साइड लिया और उसको क्या किया, HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो ये प्रोडक्ट क्या बना, वाटर बना, PbCl2 यानी कि ये इसका सॉल्ट बना और साथ में क्लोरीन गैस बना। चलिए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने लिया था मेटल का ऑक्साइड, क्योंकि देखिए जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं मेटलिक ऑक्साइड या मेटलिक हाइड्रोक्साइड, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, यानी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो देखिए हमने PbO2 यानी कि लेड का जब हमने ऑक्साइड लिया तो उसको HCl एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो प्रोडक्ट तो हमारा वाटर और सॉल्ट तो बना ही बना, साथ में क्लोरीन गैस भी क्या हुआ, यहाँ से प्रोड्यूस हुआ। तो यह हमारा क्या होगा, ये बेस नहीं होगा, ये क्या होगा, बेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यानी कि डिफिनेशन में हमने क्या लिखा था कि बेस वह सब्सटेंस है, बेस वह पदार्थ है जो एसिड के साथ कंबाइन करके, एसिड के साथ रिएक्ट करके केवल सॉल्ट और वाटर देता हो और दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं देता हो। डिड यू अंडरस्टैंड। तो लेकिन यहाँ पे तो कोई दूसरा साइड प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, बेसिक नेचर को शो नहीं करेगा। तो चलिए अगला हम लेते हैं, जैसे अगला हमने ले लिया ZnO, ठीक है, ZnO MnO2 हमने ले लिया, ठीक है।
MnO2 को हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर MnCl2 प्लस Cl2 गैस, यानी कि ये सेम यही प्रोडक्ट देगा, बस हमारा सॉल्ट यहाँ पे बदल जाएगा क्योंकि हमने मेटल को चेंज कर दिया था। तो ये भी हमारा क्या होगा, बेसिक नेचर का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट भी दे रहा है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं या ऑक्साइड्स हैं, चलिए आप लोग नोट कीजिए एक चीज, ऑल मेटलिक हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्साइड्स लिख सकते हैं आप यहाँ, ऑक्साइड्स आर नॉट बेसिस, यानी कि सारे के सारे मेटलिक ऑक्साइड बेस नहीं हो सकते हैं। एंड एक और चीज, ऑल बेसेस does not give OH minus ion in water, यानी कि सारे बेस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन नहीं दे सकते हैं। तो ये दो चीज को आप लोग याद रखिएगा कि सारे मेटल ऑक्साइड यानी कि ऑल मेटलिक ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स आर नॉट बेस, यानी कि सारे मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के नहीं हो सकते हैं, ठीक। और दूसरा क्या होगा कि सारे बेस आफ्टर डिसॉल्व इन वाटर यानी वाटर में घुलने के बाद OH माइनस आयन नहीं दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बेस को क्लासिफाई करते हैं। क्या करेंगे देखते हैं कि बेस को हम किस किस आधार पे क्लासिफाई करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, यानी कि भस्म का या क्षार का वर्गीकरण। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्युबिलिटी के आधार पे ये करेंगे, मतलब इसको डिवाइड करेंगे। तो वाटर में सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्या है, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कि वाटर में सॉल्युबिलिटी के आधार पे हम बेस को दो तरीके से डिफाइन करेंगे। तो पहला क्या होगा, दो तरह से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला होगा वाटर सोलेबल बेस, पहला क्या होगा साहब, वाटर सोलेबल बेस। और दूसरा क्या होगा, वाटर इनसोलेबल बेस, वाटर इनसोलेबल बेस, यानी कि एक वैसा बेस जो कि जल में क्या कर रहा हो, सोलेबल हो रहा हो, यानी जो जल में घुल रहा हो, तो उस तरह का बेस क्या कहलाएगा, वाटर सोलेबल बेस। और दूसरा किस तरह का बेस होता है, जो जल में डिसॉल्व नहीं होता है, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, सोलेबल नहीं होता है, तो उस तरह के बेस को हम कहेंगे वाटर इनसोलेबल बेस। तो देखिए अब वाटर सोलेबल बेस के एग्जांपल हैं, जैसे हमारा हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड, KOH K2O, NH4OH, CaOH का = कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो वाटर में पार्शियली सोलेबल होता है, यानी कि यह आंशिक रूप से क्या होता है, घुलनशील होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो वाटर में यानी कि पानी में वो क्या करता है, आंशिक रूप से सोलेबल होता है, यानी कि पार्शियली सोलेबल होता है। तो देखिए ये सारे के सारे क्या है, वाटर सोलेबल बेस हैं। तो ऑल वाटर सोलेबल बेस जो कि जल में घुलने के उपरांत क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, यानी कि which gives OH माइनस आयन इन वाटर आफ्टर डिसॉल्विंग। तो देखिए
ये क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह के जितने भी बेस होंगे, ऑल वाटर सोलेबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली। यानी कि जो वाटर सोलेबल बेस हैं उसको हम क्या कहेंगे, अल्कली कहेंगे। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, जितने भी वाटर सोलेबल बेस होंगे वो क्या कहलाएंगे, अल्कली कहलाएंगे। और देखिए अब वाटर इनसोलेबल बेस जो कि जल में घुल करके OH माइनस, जो कि जल में डिसॉल्व ही नहीं होता है, जब डिसॉल्व ही नहीं होगा तो वो OH माइनस आयन तो देगा ही नहीं। जैसे देखिए ZNO, CuO, MgOH का होल 2, CuOH का होल 2, होल 3, LPOH का होल 2। ये सारे के सारे क्या है, वाटर इनसोलेबल बेसिस हैं। Mg, ये सारे के सारे क्या है, वाटर इनसोलेबल बेस हैं। देखिए यानी कि वैसा बेस जो जल में घुलने के उपरांत क्या करता हो, OH माइनस आयन देता हो, तो उस तरह के बेस को हम कहेंगे वाटर सोलेबल बेस। और जो ऑल वाटर सोलेबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑल वाटर सोलेबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली। और जो वाटर में सोलेबल नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, वाटर इनसोलेबल बेस। तो ये जितने सारे आप देख रहे हैं, जितना सारा हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया वो क्या है, वाटर इनसोलेबल बेस है। तो आप लोग एक चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, नोट में लिखिएगा कि all alkalis are bases. All alkalis are bases, but all bases are not alkali. All bases are not alkali। यानी देखिए जितने सारे अल्कली होंगे, यानी कि जितने सारे वाटर सोलेबल बेस होंगे वो बेस होंगे, यानी वो बेसिक कैरेक्टर को शो करता होगा। बट ऑल बेसेस यानी सारे के सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते। डिड यू अंडरस्टैंड? क्योंकि देखिए ये सब हमारा एक्सेप्शनल केस में, ये सब देखिए अल्कली नहीं है, ये बेस तो है बट ये अल्कली नहीं है, ये वाटर सोलेबल नहीं है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ऐसे एग्जाम में भी घुमा फिरा के क्वेश्चन कर सकता है। देखिए ऑल अल्कलीज आर वाटर बेसेस, ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। ठीक है, इसको आपने देख ही लिया कि ये सारे के सारे वाटर सोलेबल बेस अल्कली थे, बट ये बेस रहते हुए भी ये अल्कली नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्ट्रेंथ के आधार पे, अब हम दूसरा क्या करेंगे, स्ट्रेंथ के आधार पे बेस को क्लासिफाई करेंगे। स्ट्रेंथ यानी मजबूती। अब वो स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलेगा, देखिए दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ के आधार पे हम बेस को दो भागों में क्लासिफाई करेंगे। पहला हमारा क्या होगा, पहला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। पहला क्या होगा साहब, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और दूसरा क्या होगा, वीक बेस। दूसरा क्या होगा, वीक बेस। यानी कि एक होगा हमारा प्रबल भस्म और एक होगा दुर्बल भस्म। तो देखिए अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है और वीक बेस क्या है। तो वे बेस यानी कि वैसे क्षार, वैसे भस्म जो कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर, जो कि वाटर में जाने के बाद वो उसके अपने आयनों में कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे दे आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर, या जैसे हमारा NaOH हो गया, तो जैसे हम इसको वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो ये कंप्लीटली क्या होगा, ये इसके आयन में चेंज हो जाएगा, यानी Na+ आयन और OH- आयन में क्या क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर हमने NaOH का 100 मोलेक्यूल लिया तो ये वाटर में जाने के बाद ये क्या होगा, 100% टूटेगा अपने आयनों में। यानी ये Na का भी, Na+ का भी 100 मोलेक्यूल 100 आयन देगा और OH- आयन का भी 100 आयन देगा।
तो ये क्या होगा, यहाँ पे 100% डिसोसिएट होगा, यानी 100% टूटेगा वाटर में जाने के बाद। तो इस तरह का बेस क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, वीक बेस। अब वीक बेस वे बेस होते हैं जो कि 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, यानी जो वाटर में जाने के बाद वो 100% अपने आयनों में परिवर्तित नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते। तो उस तरह के बेस क्या कहलाते हैं, वीक बेस। जैसे हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया, तो उसको हमने जैसे ही वाटर में डिसॉल्व कराया तो ये अपने आयनों में 100% डिसोसिएट नहीं होगा। क्या होगा, ये अपने आयनों में 100% डिसोसिएट नहीं होगा, यानी कि अगर हमने इसका 100 मोलेकुल लिया तो हो सकता है इसका 1% ही डिसोसिएट हो रहा हो। ये क्या कर रहा हो, 99% मोलेकुल तो ऐसे ही पड़े रहेंगे वाटर में, केवल 1% ही डिसोसिएट होगा, केवल इसका एक ही मोलेकुल डिसोसिएट हो रहा होगा। तो इस तरह का बेस क्या कहलाता है, वीक बेस कहलाता है, दुर्बल भस्म कहलाता है। तो जितने भी वाटर सोलेबल बेस हैं वो सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। जितने भी वाटर सोलेबल बेस होंगे वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, और जितने भी वाटर इनसोलेबल बेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वीक बेस होंगे, यानी वो सारे के सारे क्या होंगे, दुर्बल भस्म होंगे, क्योंकि वो तो वाटर में डिसॉल्व हो ही नहीं रहा होगा, और हो भी रहा होगा तो बहुत ही मुश्किल से हो रहा होगा, केवल 1% ही उसके आयन टूट रहे होंगे। तो देखिए 1% ही उसके मोलेकुल टूट रहे होंगे। तो इस तरह के देखिए, तो ये वाटर इनसोलेबल, ये वीक बेस हो गया। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। जितने भी वाटर सोलेबल बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा वीक बेस है। वो क्या है, हमारा वीक बेस है। तो एक्सेप्शनल केस में यही आता है। ये वाटर सोलेबल बेस तो है बट ये क्या है, वीक बेस है। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, ये वाटर सोलेबल है, वाटर बट वाटर सोलेबल, यानी कि ये वाटर में सोलेबल तो है लेकिन ये क्या है, वीक बेस है। ठीक है, तो चलिए दो टाइप्स के, यानी दो आधार पे हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। अब तीसरा तरीका क्या है, एसिडिटी के आधार पे, यानी कि भस्म को हम एसिडिटी के आधार पे क्लासिफाई करेंगे। तीसरा क्या है, बेस्ड ऑन एसिडिटी, बेस्ड ऑन एसिडिटी, यानी कि अम्लीयता के आधार पे हम लोग बेस को क्लासिफाई करेंगे, बेस्ड ऑन एसिडिटी। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, एसिडिटी, बेस्ड ऑन एसिडिटी। अब ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ OH माइनस आयन, यानी हाइड्रोक्साइल आयन, और इस माइनस को हम लोग हाइड्रोक्साइल आयन कहेंगे, depends on the number of OH minus ion in their aqueous solution. ऐसे ही aqueous solution, तो देखिए बेस्ड ऑन एसिडिटी, यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन या OH माइनस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन किसे हम कहेंगे, वाटर के सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। केमिस्ट्री में अगर किसी कंपाउंड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ हो रही हो तो उस तरह की हम क्या कहें, उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, जैसे मान लिया जाए हमने NaOH को ले लिया, ठीक है, NaOH को ले लिया, अब इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कराया, ठीक है, वाटर के साथ अभिक्रिया किया, तो आफ्टर रिएक्शन विथ वाटर ये क्या करेगा, Na का एक आयन देगा, Na प्लस, और OH माइनस का एक आयन देगा। तो ये जो हमारा केवल एक आयन दिया, यानी NaOH का अगर हमने एक मोलेकुल लिया और उसने वाटर में जाने के बाद OH माइनस का एक ही आयन दिया, तो ये क्या कहलाएगा, उसकी एसिडिटी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, एसिडिटी कहलाएगी। इसका मतलब क्या है कि एसिडिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एसिडिटी किस पे डिपेंड कर रहा है कि बेस के एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद
जो वो जितना OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा वो क्या कहलाएगी, उसकी एसिडिटी कहलाएगी। ऐसा ही सेम एसिड के लिए था। एसिड में हम लोग पढ़ते थे बेस्ड ऑन बेसिसिटी, वहां पे क्या था, बेसिसिटी था एसिड के लिए। तो जो एसिड वाटर में जाने के बाद जितना H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो उसकी बेसिसिटी कहलाती थी। और यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है कि जो बेस वाटर में जाने के बाद जितना OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा वो उसकी एसिडिटी कहलाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस आधार पे इसको तीन तरह से देखिए इसको हम क्लासिफाई करते। देखिए पहला है हमारा मोनो एसिडिक। पहला क्या है हमारा मोनो एसिडिक, मोनो यानी वन। तो वह वैसा बेस जो वाटर में जाने के बाद केवल OH माइनस का एक ही आयन देता हो, तो उस तरह के बेस क्या कहलाते हैं, मोनो एसिडिक कहलाते हैं। जैसे हमारा NaOH हो गया, KOH हो गया, ये क्या है, मोनो एसिडिक बेस है। अब दूसरा है डाई एसिडिक। डाई का मतलब होता है दो, यानी कि जो दो OH माइनस आयन देता हो। तो जैसे हमारा हो गया MgOH का हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या ऐसे ले लीजिए आप COH का हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करता हो, वाटर में जाने के बाद दो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता हो, यानी कि OH माइनस का दो आयन देता हो। अब तीसरा है ट्राई एसिडिक में क्या होगा कि ये OH माइनस आयन का ये 3 आयन देगा। OH माइनस आयन का क्या करेगा, 3 आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर में जाने के बाद। तो देखिए अब इसी तरह से होता है टेट्रा एसिडिक, पेंटा एसिडिक, जो 4 दे तो टेट्रा, जो 5 दे तो पेंटा, तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा ये जनरली ऐसे मेनली हम लोग इसको 3 को पढ़ते हैं, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक। तो चलिए ये थी बात बेस की, यानी कि हम लोगों ने क्षार के बारे में पढ़ लिया। तो सबसे पहले बेस के बारे में हमने क्या पढ़ा, बेस को हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले टेस्ट करेंगे, यानी जो सब्सटेंस टेस्ट में स्वाद लेने पर वो कैसा लगता हो, कड़वा लगता हो, बीटर लगता हो, तो वो क्या कहलाएगा, हम समझ जाएंगे कि वो कंपाउंड या वो केमिकल किस तरह का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बेसिक नेचर का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, बहुत सारे हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे केमिकल है जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, हमारे स्किन के लिए वो हार्मफुल है। तो उस तरह के बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब NaOH देखिए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो इस तरह के बेस को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अब देखिए एक डिफिनेशन ये था बेस का कि बेस वह सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता हो या हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। लेकिन अब सारे के सारे बेस OH माइनस आयन नहीं दे सकते, बट एसिड के लिए ये चीज है कि ऑलमोस्ट जो एसिड होते हैं, मतलब सारे एसिड, वो H+ आयन देंगे आफ्टर डिसॉल्विंग वाटर, बट सारे बेस OH माइनस आयन नहीं दे सकते आफ्टर डिसॉल्विंग वाटर। तो उस तरह के कंडीशन के लिए, उस तरह की कंडीशन में हम क्या करेंगे कि बेस के लिए एक एग्जैक्ट डिफिनेशन देंगे जो कि हर कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए क्या था कि बेस वह सब्सटेंस है, बेस वह पदार्थ है जो एसिड के साथ अभिक्रिया करके, यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, जो केवल सॉल्ट और वाटर देता हो, नमक और पानी देता हो। तो उस तरह के बेस क्या कहलाएंगे, उस तरह के सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। अब देखिए जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे हमारा NaO2 हो गया, Na2O हो गया, K2O हो गया, ये क्या है, मेटल के ऑक्साइड है। तो ये क्या होंगे, बेसिक नेचर के होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केस है। सारे के मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर को शो नहीं करता है। अब जैसे देख लीजिए हमारा PbO2 लेड का ऑक्साइड हो गया, MnO2 मैग्नीज का ऑक्साइड, क्योंकि ये इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये एसिड के साथ जैसे हमने इसका रिएक्शन किया, तो इसने रिएक्शन के बाद क्या किया, वाटर और लवण तो दिया, नमक और वाटर तो दिया, बट साइड में एक और प्रोडक्ट दे दिया, Cl2 गैस दे दिया, तो इसलिए बेसिक नेचर को शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑल मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड आर नॉट बेसिस, और ऑल बेसिस डज नॉट गिव OH माइनस आयन इन वाटर। ठीक है, अब दूसरा क्या था, अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बेस के बारे में बात की। तो अब देखिए सॉल्युबिलिटी के आधार पे हमने बेस को 2 भागों में बांटा, वाटर सोलेबल एंड वाटर इनसोलेबल। जो वाटर में सोलेबल हो रहा हो वो वाटर सोलेबल कहलाएगा, जो इनसोलेबल है वो वाटर इनसोलेबल बेस। तो जितने भी वाटर सोलेबल बेस होंगे उसे हम अल्कली कहेंगे। तो जितने सारे अल्कली हैं
वो बेस है बट सारे बेस अल्कली नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वाटर इंसोलेबल है वो तो अल्कली है ही नहीं, बट वो बेस है। अब दूसरा क्या था, स्ट्रेंथ के आधार पे, तो जो 100% डिसोसिएट हो रहा था आफ्टर डिसॉल्विंग वाटर, तो वो क्या कह रहा था, वो क्या कहला रहा था, स्ट्रॉन्ग बेस। जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा था वो क्या था, वीक बेस था। अब तीसरा क्या था, एसिडिटी ऑफ बेस। तो इसमें क्या था कि जितने भी जो बेस होंगे वो वाटर में जाने के बाद जितने OH माइनस आयन देंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी एसिडिटी कहलाएगी। तो जो केवल एक OH माइनस आयन देता हो मोनो एसिडिक बेस, तो 2 देता हो वो डाइएसिडिक, तो 3 देता हो वो ट्राइएसिडिक। तो चलिए ये हमारा यहाँ पे बेस का कहानी यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।